फ्रिक्शन के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम इस पर कुछ और सम्स करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा पिछले लेक्चर में कि किसी भी बॉडी को अगर आपको मूव कराना है तो जो अप्लाइड फोर्स है दैट शुड एक्सीड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। मतलब अगर बॉडी को मूव कराना चाहते हैं तो मिनिमम से मिनिमम बच्चों हमको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे कम फोर्स लगाकर हमारा काम नहीं होगा। तो इसी पर बेस्ड हम एक सम करते हैं। ये लीजिए साहब, हमें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दे रखी है और यहाँ पर बच्चों उस बॉडी का मास दे रखा है m, और हमसे ये कहा है साहब कि इस पर हॉरिजॉन्टली मैं मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं कि ये बॉडी मूव कर पाए। व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस बॉडी, जबकि ये दे रखा है कि इनके बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कोफिशिएंट है वो है म्यू एस। मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि म्यू एस को जनरली लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कोफिशिएंट कहते हैं, पर ज़्यादा मॉडिफाइड बात करी जाए तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अभी जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम क्या पाएंगे, इस पर जो mg फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा बच्चों वो ऊपर लगेगा। अभी यहाँ पर आपने फोर्स लगाया है फ्रिक्शनल फोर्स, नेचुरली बच्चों उसके अपोजिट लगेगा। ये लीजिए साहब, अब बॉडी अगर मूव करेगी बच्चों तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, वर्टिकली नहीं करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों व्हाट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड इज एक्टिंग डाउनवर्ड। और जितना फोर्स उस पर ऊपर है बच्चों उतना ही फोर्स उस पर नीचे होगा। तो n बराबर हो गया mg बच्चों। अब यहाँ पर f लिमिटिंग की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, f लिमिटिंग की वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, म्यू एस इंटू एम जी। ये होगा बच्चों। नाउ टू मूव दिस बॉडी व्हाट वी रिक्वायर बच्चों की ये जो f है इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं बच्चों f की वैल्यू जो है दैट शुड एक्सीड म्यू एस इंटू एम जी। आई कैन से दैट f की जो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों वो होगी किसके बराबर, दैट वुड बी इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम जी। भाई अप्लाइड फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब मिनिमम से मिनिमम कितनी भैया, म्यू एस एम जी। एक सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल किस्म का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये लीजिए, हमें यहाँ पर दे रखी है बच्चों एक इस तरह की सिचुएशन कि यहाँ पर एक रफ सरफेस है भैया। रफ सरफेस पर एक मास m1 पड़ा हुआ है, मास m1 पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों म्यू। और ये आपके पास में बच्चों एक पुली है, और पुली जो है बच्चों दैट इज़ फ्रिक्शनलेस। पुली और मास के बीच में, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब तक नहीं कहा जाए तब तक आप ये मानकर चल रहे हैं बच्चों जो पुली है, जो घिरनी है, जो चकती है बच्चों, उसके और धागे के बीच में कोई घर्षण नहीं है। और जो स्ट्रिंग है बच्चों वो इनएक्सटेंसिबल मासलेस है। जैसा मैंने आपको NLM के टाइम पर भी कहा था। हमसे ये कहा बच्चों कि हम यहाँ पर मिनिमम कितना मास सस्पेंड करें, व्हाट मिनिमम मास हैज़ टू बी सस्पेंडेड हेयर कि ये सिस्टम मूव कर पाए। व्हाट मिनिमम मास हैज़ टू बी सस्पेंडेड हेयर सो दैट दिस सिस्टम कैन मूव। आप वही काम करेंगे बच्चों, वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके करें। तो देखिए साहब, जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे आपसे यहाँ पर मिनिमम मास पूछा है कि ये मूव कर पाए, तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, हम एक काम करें, यहाँ पर ये मास ले लेते हैं साहब m2 सपोज कर लेते हैं। लेट मी सपोज ये मास m2 है। अब यहाँ पर यदि बच्चों मैं पहले देखूँ तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा बच्चों वो T होगा। माना कि टेंशन T है, और जैसा मैंने आपसे कहा है बच्चों कि अगर स्ट्रिंग इज एज्यूम टू बी मासलेस देन टेंशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वुड रिमेन सेम, दैट इज इट वुड रिमेन T एवरीवेयर। अगर मैंने यहाँ T माना है तो यहाँ पर भी T होगा। अब बच्चों हम एक काम करते हैं, हम इसका एफबीडी जैसे हमने बनाया, अब इनका एफबीडी बनाते हैं तो m2 पर बच्चों होगा m2g और ऊपर एक T भी होगा फोर्स बच्चों। ग्रेविटी का फोर्स तो डेफिनेटली डाउनवर्ड लगना है और T जो है बच्चों वो ऊपर लगना है। और अब बारी आती है बच्चों m1 की। m1 पर बच्चों T फोर्स लग रहा है इधर और m1g फोर्स लग रहा है नीचे। m1g फोर्स इस पर नीचे लग रहा है और बच्चों साथ में यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स भी ऑफर करेगी। दिस सरफेस वुड एक्ट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया का एक बल लगाएगी वो। और अगर ये बॉडी बच्चों राइट में जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों लेफ्ट में लगेगा। इफ दिस बॉडी इज मूविंग राइटवर्ड अनडाउटेडली बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स वुड एक्ट लेफ्टवर्ड। ये कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। सो यहाँ पर
जो है कुछ ऐसी पिक्चर हमारे समक्ष बनकर आ रही है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये बच्चों की ये जो m1 मास है, ये m1 मास बच्चों मूव करेगा along the surface. It won't be moving perpendicular to the surface, and horizontal motion is absolutely independent of vertical forces. So I can say this n would be equals to m1g. n किसके बराबर होगा बच्चों? लाजमी है n जो होगा वो m1g के बराबर होगा। और ये तो चलिए नॉर्मल रिएक्शन आ गया, क्योंकि अगर m1 ने मूव करना है तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करना है, इट वांट बी मूविंग वर्टिकली। सो आई कैन से दैट n इक्वल्स टू कितना बच्चों? m1g। अब जो है साहब, अब फिक्शनल फोर्स कितना होगा? फिक्शनल फोर्स जो होगा बच्चों वो होगा म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन मतलब कितना? म्यू m1g। कुछ ऐसी पिक्चर आएगी। अब यहाँ किसी किसी के ज़हन में ये बात आ सकती है कि सर ये हमें नहीं पता है कि म्यू कौन सा है, ये स्टैटिक वाला है कि काइनेटिक वाला है। ये आपके जहन में शायद आएगा कि साहब ये स्टैटिक वाला है कि काइनेटिक वाला है। तो देखिए, आपसे मिनिमम फोर्स पूछा है रिक्वायर्ड कितना, यहाँ पे कितना मास लगे, मिनिमम कितना मास चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप जितना ज़्यादा मास लगाएंगे उतना ज़्यादा mg आएगा, जितना ज़्यादा mg आएगा उतना ज़्यादा फोर्स आएगा, और जितना ज़्यादा फोर्स आएगा आपके लिए मूव कराना उतना ही आसान होगा। मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंडेंट है, और लिमिटिंग पर डिपेंडेंट है मतलब म्यू शुड बी म्यू एस। कई बार प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं होता है कि साहब ये म्यू एस है कि म्यू के है, हमें प्रॉब्लम के हिसाब से खुद समझना पड़ता है कि ये क्या होगा। आई रिपीट बच्चों, देखिए आपको मिनिमम फोर्स पूछा है कितना, तो अब यहाँ पर मिनिमम मास कितना। अब मिनिमम मास मतलब मिनिमम फोर्स एक तरह से हमसे पूछा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? अनडाउटेडली मुझको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ काम करना होगा। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स वी कैन कैलकुलेट यूजिंग म्यू एस। So it should be mu s. So I can say बच्चों what is this? This is mu s. मुझे मेंशन नहीं है पर फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ये mu s होगा, और यहाँ ये जो आएगा बच्चों ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? म्यू m1g। अब हम बात करते हैं, हमें पूछा है बच्चों कि व्हाट मिनिमम मास आर टू हैंग हेयर सो दैट दिस सिस्टम कैन मूव। अब अगर ये सिस्टम मूव करेगा बच्चों तो एक बात तो सर्टेन है कि अगर मूव करेगा तो m2 ने नीचे ही जाना है, ऊपर तो जाएगा नहीं m2 अपने आप। कैन m2 मूव स्पॉन्टेनियसली अपवर्ड? नॉट एट ऑल भाई। हाँ, अगर मैं ऊपर से उसको खींच रहा हूं तो वो एक अलग बात हो गई, अदरवाइज वो अपने खुद के स्तर पर तो बच्चों वो नीचे ही जाएगा। तो निश्चित बात है कि सिस्टम को मूव कराना मतलब नीचे मूव कराना है। तो नीचे मूव कराने के लिए बच्चों जो नीचे वाला फोर्स है वो ऊपर वाले फोर्स से बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। जस्ट टू मूव उसके बराबर बोल सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा बच्चों, अगर आपको मूव कराना है तो m2g की वैल्यू t से बड़ी होनी चाहिए। बराबर में भी कई लोगों को एक्चुअली ऑब्जेक्शन हो सकता है कि बराबर भी क्यों, लेकिन बराबर वाली सिचुएशन में भी हम बोलते हैं कि चलिए हाँ साहब अब सिस्टम मूव करना शुरू कर देगा। अदरवाइज ऐसा जब बराबर भी होंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे कैंसल, नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, फिर सिस्टम विल नॉट मूव। लेकिन फॉर मिनिमम वैल्यू आई कैन से यस ये हो सकता है। तो m2g की वैल्यू बच्चों t से बड़ी होगी, और अगर इस m1 को मूव कराना है बच्चों तो m1 पर जो राइट वाला फोर्स होगा वो लेफ्ट वाले फोर्स के बराबर या उससे अधिक होगा। t की वैल्यू बच्चों f के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होगी। और क्यों होगी? क्योंकि अगर m2 नीचे आएगा तो m1 ने अवश्यम भावी रूप से बच्चों दाईं तरफ जाना, मतलब दायां फोर्स बाएं फोर्स से ज़्यादा होगा। तो ये कुछ आएगा, और इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ बच्चों t, और f की वैल्यू यू हैव ऑलरेडी फाउंड इज इक्वल टू म्यू m1g, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी समीकरण नंबर 2। आई रिपीट भाई, इसको नीचे लेके आ रहे हो तो नीचे वाला फोर्स m2g, ऊपर वाला फोर्स t, तो ऊपर नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ज़्यादा। और बच्चों ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो n बराबर m1g, और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इसके बराबर होगी। नाउ टू मूव दिस बॉडी m1 दैट राइटवर्ड फोर्स शुड एक्सीड दिस लेफ्टवर्ड फोर्स। सो बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा। अब एक काम करें, ये जो आपके पास में दो इक्वेशंस बनकर आई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास में बच्चों ये जो दो इक्वेशन आई हैं, एक कौन सी इक्वेशन इसमें से 1 नंबर की इक्वेशन और दूसरी बच्चों 2 नंबर की, इन दोनों को ऐड कीजिए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आप देखिए यहाँ का जो राइट हैंड का जो टी है बच्चों और जो लेफ्ट हैंड का टी है ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, और इधर जो आएगा वो होगा बच्चों m2g, और इधर आएगा बच्चों म्यू m1g।
भाई जब आपने दोनों को जोड़ा तो यहाँ का टी से यहाँ का टी कैंसल, m2g की वैल्यू बच्चों म्यू m1g। अब ये कुछ आ गया और यहाँ पर भी g से g क्या हो गया बच्चों कैंसल, और g से g कैंसल होने पर m2 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो म्यू m1 के बराबर या उससे बड़ी आएगी। एग्री हो गया आप मेरे ख्याल से। m2 की वैल्यू जो है बच्चों वो म्यू m1 के बराबर या उससे अधिक होगी। मतलब व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ m2? द लीस्ट वैल्यू ऑफ m2 इज बच्चों म्यू m1। m2 का जो न्यूनतम जो मिनिमम जो सबसे कम मान है बच्चों वो कितना है? म्यू m1। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m2। होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़े और थोड़ा सा, चलिए मैं एक और सम देता हूँ इसके ऊपर आपको। हम जो है बच्चों यहाँ पर हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज एन हॉरिजॉन्टल सरफेस बच्चों, और यहाँ पर आपने जो है एक मास रखा है m, इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। हमसे ये पूछा है साहब कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा पर, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा पर मैं मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं कि मैं इस ब्लॉक को मूव कर पाऊं। ब्लॉक का मास m है, अब ब्लॉक के सरफेस और ये जो सरफेस है बच्चों इन दोनों के बीच में घर्षण गुणांक बच्चों म्यू है। आपको क्या बताना है बच्चों कि व्हाट मिनिमम फोर्स हैज टू बी अप्लाइड इन द गिवन डायरेक्शन सो दैट दिस सिस्टम कैन मूव, एंड एज सजेस्टेड ऑलवेज वीडियो को पॉज करके खुद से करने का है। अभी देखिए बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात आती है इसका एबिलिटी बनाने की। अब ये F, सपोज कीजिए कि आपने F फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू आपको एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। मैंने माना कि इस पर F फोर्स लगाया, F फोर्स लगाएंगे बच्चों तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा? दिस इज F cos थीटा, ये फोर्स आएगा बच्चों F cos थीटा। आ गया साहब, अभी F cos थीटा आ गया, उसके बाद में बच्चों ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा इसका वो आएगा बच्चों F sin थीटा। बच्चों ये फोर्स F था, F को इधर रिजॉल्व किया F cos थीटा, और ऊपर की तरफ रिजॉल्व किया बच्चों F sin थीटा। हो जाएगा भाई, ये फोर्स F है, इसको आपने रिजॉल्व किया F cos थीटा, इसको ऊपर रिजॉल्व किया F sin थीटा। हो गया। अब उसके बाद में बच्चों यदि मैं इसका एबिलिटी बनाता हूं तो मैं क्या पाता हूं? मैं पाऊंगा साहब, मैं इसके एबिलिटी को ऊपर बना देता हूं। ये लीजिए नीचे की तरफ आपको पता है बच्चों एक बात सर्टेन है, बॉडी को कहीं भी रखो, बॉडी पे कोई फोर्स लगाओ ना लगाओ हमेशा ही mg नीचे लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो है बच्चों वो इस पर कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा बच्चों वो इस पर ऊपर की तरफ लगेगा। लगा दिया साहब। अब F के दो कंपोनेंट बच्चों, एक कंपोनेंट इधर आया वो है F cos थीटा, और F का जो दूसरा कंपोनेंट है बच्चों वो है F sin थीटा विच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और सिंस दिस बॉडी इज बीइंग पुल्ड दिस इन दिस डायरेक्शन राइटवर्ड, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स वुड एक्ट इन दिस डायरेक्शन। यह कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी बच्चों, ऐसी ही कुछ पिक्चर आएगी। अब आपने क्या कर रखा है बच्चों, इस सिस्टम को जो मूव करा रहे हैं आप, तो आप वो कैसे मूव करा रहे हैं? इस सिस्टम को मूव कराएंगे आप हॉरिजॉन्टली। ऑफ कोर्स आपकी जो धागा है, आपकी जो स्ट्रिंग है बच्चों वो इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विथ एक्स एक्सेस, तो वो आप थीटा एंगल पर उसे खींच रहे हैं। लेकिन एक बात तो आप समझ सकते हैं कि वो चलेगी तो बच्चों अलॉन्ग द सरफेस चलेगी, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस तो नहीं चलेगी। इसीलिए बच्चों क्या होगा, फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो m प्लस एफ साइन थीटा बराबर कितना आएगा बच्चों? m प्लस एफ साइन थीटा बराबर आएगा f cos थीटा। m प्लस एफ साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? f cos थीटा। ये कुछ आ गया। और यहाँ से बच्चों n की वैल्यू किसके बराबर आएगी? n की वैल्यू जो आएगी बच्चों दैट वुड बी, एक मिनट मैं क्या गलती कर रहा हूँ, बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। ऊपर का फोर्स है बच्चों n प्लस एफ साइन थीटा, और नीचे का जो फोर्स है बच्चों वो mg है। ऊपर का जो फोर्स है बच्चों वो कितना है? f साइन थीटा, n प्लस एफ साइन थीटा, और नीचे का फोर्स है बच्चों mg। तो इस आधार पर बच्चों n की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू mg माइनस एफ साइन थीटा। भाई ऊपर फोर्स है n प्लस एफ साइन थीटा, नीचे mg, तो चूंकि बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस सरफेस सो नेचुरली बच्चों वर्टिकली नेट फोर्स 0 n आ गया। अब इस n के आधार पर बच्चों f निकालिए, और f की वैल्यू बच्चों म्यू n होगी, और म्यू इंटू n की वैल्यू कितनी बच्चों? mg माइनस एफ साइन थीटा।
यहाँ पर फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि चूंकि मिनिमम फोर्स मुझसे पूछा गया है, मतलब समवाट कुछ लिमिटिंग वाली सिचुएशन होगी, मतलब म्यू म्यू एस होगा और एफ एफ लिमिटिंग होगा। तो ये कुछ सिचुएशन आ गई बच्चों। नाउ टू मूव दिस बॉडी, ऑब्वियसली जो राइट वाला फोर्स है बच्चों वो लेफ्ट वाले फोर्स से बड़ा आना चाहिए भाई, है भाई। ओ भाई आपको मूव कराना है तो राइट वाला जो फोर्स है वो लेफ्ट वाले फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो भाई ये होगा एफ कॉस थीटा, और लेफ्ट वाला जो फोर्स होगा भैया वो एफ लिमिटिंग होगा। अब ये लीजिए साहब, ये होगा एफ कॉस थीटा, और एफ लिमिटिंग की बात जहाँ तक है बच्चों, तो एफ लिमिटिंग की बात जो होगी वो क्या होगी, इट शुड बी इक्वल्स टू म्यू, और यहाँ पर बच्चों एम जी माइनस एफ साइन थीटा। आई रिपीट बच्चों, ये तो आपके पास में एफ कॉस थीटा है, और एफ लिमिटिंग की वैल्यू किसके बराबर आएगी बच्चों, एफ लिमिटिंग की वैल्यू होगी म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ऐसा होगा बच्चों। अब ये आप देखिए, इधर लेफ्ट हैंड पर तो चलिए एफ कॉस थीटा है, और राइट हैंड साइड पर बच्चों म्यू इंटू एम जी, राइट हैंड साइड पर बच्चों म्यू इंटू एम जी, और माइनस बच्चों म्यू एफ इंटू साइन थीटा, ये कुछ आएगा। भाई आपने म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा आ जाएगा। अब आप एक काम करें बच्चों, ये जो माइनस की क्वांटिटी, यू ब्रिंग दैट क्वांटिटी ऑन एल एच एस, आप इससे एल एच एस पे लाइए, तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी। और इस तरीके से बच्चों व्हाट यू विल फाइंड, इन दोनों में से अगर मैं f कॉमन निकाल दूं तो f को कॉमन निकालने पर बच्चों ये आएगा cos थीटा प्लस कितना बच्चों म्यू साइन थीटा, और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बच्चों म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी। ये लीजिए साहब, अब यहाँ से f की वैल्यू अगर हम देखें तो बच्चों f की वैल्यू किसके बराबर आएगी, दिस f वुड बी इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन कितना बच्चों cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और ये आपके पास में f की वैल्यू आ गई, मतलब f की वैल्यू जो है बच्चों दैट शुड एक्सीड म्यू एम जी ओवर cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इधर आई से, और आई से दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ f वुड बी इक्वल्स टू बच्चों म्यू एम जी अपॉन cos थीटा plus mu sin theta, because what is this inequality saying to us, this inequality is saying, ये जो inequality बच्चों वो ये बोल रही है कि f की वैल्यू mu mg अपॉन cos थीटा प्लस mu sin थीटा के बराबर या उससे बड़ी होना चाहिए। यही कह रही है कि f की वैल्यू इसके बराबर या उससे बड़ी होना चाहिए, मतलब इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो होगी बच्चों वो mu mg अपॉन cos थीटा प्लस mu sin थीटा के बराबर या उस तो बड़ी होनी चाहिए भाई। ये कुछ आ गया। हम एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ बच्चों, हमने एफ फोर्स लगाया था एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ में, हमसे पूछा था मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी मूव कर पाए। तो भैया हमने पहली बात तो ये कि एफ को दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया, एक आया एफ कॉस थीटा, एक आया एफ साइन थीटा। नाउ इफ़ यू वांट टू, पहली अगर इसे बॉडी मूव करेगी तो बच्चों हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, वर्टिकली नहीं, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, उससे एन आ गया, उससे फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। और ये म्यू बच्चों होगा लिमिटिंग वाला, मतलब म्यू एस होगा, और एफ भी लिमिटिंग वाला होगा क्योंकि मुझे मिनिमम फोर्स निकालना है। अब बॉडी को मूव कराने के लिए बच्चों एफ कॉस थीटा की वैल्यू एफ लिमिटिंग के बराबर या उससे बड़ी होना चाहिए। एफ कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों एफ लिमिटिंग के बराबर या उससे बड़ी होना चाहिए। एफ लिमिटिंग की वैल्यू हमने रख दी, म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस माइनस साइन को आप एल एच एस पे ले आए, दोनों में से कैपिटल एफ कॉमन निकाला, आपके पास में ये सिचुएशन आ गई। अब आपने क्या देखा बच्चों, इस बेसिस पर एफ की वैल्यू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, मतलब एटलीस्ट इतनी तो लगाना ही पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, यही मैं m मास की बॉडी ले रहा हूं, दिस इज द बॉडी ऑफ मास m। वही घिसी पिटी सी बात बच्चों, इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों वो है म्यू। कितना है? म्यू। और आपको ये बोला है साहब कि हम इस पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा पर, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा पर बच्चों मिनिमम कितना फोर्स लगाएं। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा पे हम मिनिमम इसको कितना फोर्स लगाकर धकेलें बच्चों, धकाएं कि ये
मूव कर पाए? बताइए, आपको मिनिमम कितना फोर्स लगाकर इसको पुश करना पड़ेगा बच्चों कि ये मूव कर पाए? आपको ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके बच्चों स्वयं से कीजिए। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो फिर यहाँ पर वही घिसी पिटी सी बात करेंगे, आप इसका एफबीडी बनाएंगे। अब जब इसका एफबीडी बनाएंगे बच्चों तो सबसे पहले तो मैंने इस फोर्स को F सपोज कर लिया। मैंने माना कि ये फोर्स कितना भैया, F। लेट मी सपोज कि ये जो फोर्स है वो F है। अब अगर ये F है बच्चों तो इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना कंपोनेंट आएगा इसका, F cos थीटा। और ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं बच्चों, दिस वुड बी इक्वल टू F sin थीटा। F को रिजॉल्व करेंगे बच्चों तो एक कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, दूसरा जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट है बच्चों वो होगा F sin थीटा होगा। अब उस बेसिस पर बच्चों यदि इसका FBD बनाया जाए तो FBD क्या बोलेगा बच्चों, जरा गौर कीजिए। मैंने जो है इसका मैं FBD बनाता हूँ, चलिए यहीं पर FBD बनाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हेयर यू कैन फाइंड आउट कि बच्चों इस पर mg तो नीचे लगना है भाई, वो तो ग्रेविटी का फोर्स है, वो तो वेट है बच्चों, वो तो हमेशा नीचे ही लगता है। mg नीचे लगेगा और F sin थीटा भी नीचे लगेगा भैया। और रही बात बच्चों नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, और जहाँ तक F cos थीटा का सवाल है बच्चों, देन यू कैन सी दिस F cos थीटा इज एक्टिंग लेफ्टवर्ड एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग राइटवर्ड। F cos थीटा इधर लगना है और फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों उस तरफ लगना है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सारे फोर्सेस को हमने केवल रिजॉल्व किया बच्चों। अब आप एक बात को जरा समझिएगा कि बॉडी अगर मूव करेगी बच्चों तो वो हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगी, वर्टिकली नहीं। है तो बहुत घिसी पिटी सी कहानी हो गई बच्चों। अब तो मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए। तो जितना फोर्स ऊपर होगा बच्चों उतना फोर्स नीचे होगा। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। तो क्या होगा बच्चों, ऊपर का जो फोर्स है वो है N और नीचे का फोर्स बच्चों कितना है, mg प्लस F sin थीटा। सॉरी बच्चों, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ कितना फोर्स है N और नीचे की तरफ है बच्चों mg प्लस F sin थीटा। दोनों को ऐड कर दिया, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है N और नीचे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, mg लग रहा है और F sin थीटा लग रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस को नीचे की तरफ बच्चों आप ऐड कर देंगे। आपने ऐड कर दिया। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बच्चों म्यू इंटू एन और N की वैल्यू बच्चों कितनी है, N की वैल्यू है बच्चों mg प्लस F sin थीटा। आया होगा समझ में। आई रिपीट बच्चों, ऊपर है N, नीचे है mg प्लस F sin थीटा। तो म्यू इंटू एन मतलब म्यू इंटू mg प्लस F sin थीटा। ऐसे ही कुछ कहानी बनेगी बच्चों। अब अगर यू वांट टू मूव दिस सिस्टम, इफ यू वांट टू मूव दिस सिस्टम देन व्हाट यू सी। अगर आपको इस सिस्टम को बच्चों मूव कराने का है तो जितना तो आपका ये वाला जो फोर्स है, दिस अप्लाइड फोर्स शुड बी एक्सीडिंग दैट अपोजिंग फोर्स, दैट फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो फोर्स है बच्चों वो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे बड़ा होने के चक्कर में बच्चों इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसे हमें प्लस करना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी F cos थीटा की वैल्यू F लिमिटिंग से बड़ी होना चाहिए और F लिमिटिंग की वैल्यू यहाँ पे थी वो यहाँ कर दिया। इसका मल्टीप्लाई, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसी पिक्चर आ जाएगी। मेरे ख्याल से अगर मैं बोर्ड को मिटा के वापस से करूं उससे अच्छा मैं यहीं कर लूं, पर आपको कॉपी में वहीं के वहीं नहीं करना है, आपको बकायदा अगली स्टेप लिखनी है बच्चों। तो यहाँ देखिए, जब आपने F की वैल्यू निकाल दी, इस म्यू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे म्यू mg प्लस म्यू F sin थीटा। अब बच्चों क्या होगा, इस प्लस वाले को आप LHS पे ले आइए। इस प्लस वाले को आप LHS पे लाएंगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा। इस प्लस वाले को आप LHS पे लेके आएंगे बच्चों तो वो माइनस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, फिर ये आएगा और फिर बच्चों आप जो है कुछ ऐसा पाएंगे। भाई आपने F की वैल्यू रखी, म्यू का अंदर मल्टीप्लाई करा, प्लस को LHS पे लेकर आए, माइनस हो गया, दोनों में से F कॉमन निकाला, इससे आप अगली स्टेप में डिवाइड कर देंगे और ये वैसा का वैसा मैथमेटिक्स था। इतना तो आप मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं इस लेवल पर आने के बाद। तो हम बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं जो मिनिमम फोर्स है वो इतना है। आपने पिछले वाले को भी कॉपी किया होगा, इनफैक्ट खुद ही कर लिया हो सकता है, वीडियो को पॉज करके इसको भी कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं करा हो तो बच्चों पहले कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद मैं जो अगली बात बोल रहा हूँ बच्चों उसको समझिएगा। अभी इससे थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने
इससे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन किया था बच्चों, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा पर इस पर फोर्स लगाया था, और उसको मूव कराने के लिए जो मिनिमम फोर्स लगा था बच्चों वो लगा था कितना, म्यू एम जी अपॉन कितना बच्चों, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यही कुछ लगा था थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था। ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी, प्लस लगा था। और अभी इस केस में बच्चों, इस केस में जरा गौर कीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों। अभी इस केस में आपने जो मिनिमम फोर्स निकाला उसको जरा देखिए बच्चों। एफ मिनिमम की वैल्यू जो है बच्चों, दैट यू कैन सी इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये बच्चों आपके पास में इस सिचुएशन का मिनिमम फोर्स आया, और वो जो है बच्चों उस केस का मिनिमम फोर्स है। अब आप जरा डायग्राम को देखें तो आप दोनों डायग्राम को देखकर बच्चों एक बात बहुत सरलता से समझ सकते हैं कि ये जो केस है बच्चों, ये वो केस है जिसमें आपने बॉडी पर के साथ में रोप को बांध कर आपने उसकी पुलिंग करी है, आप उसको खींच रहे हैं, यू आर पुलिंग इट, बट इन दिस सिचुएशन यू आर पुशिंग इट। भाई आप इस केस में देखिए उसको धकेल रहे हैं। आप डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि जहां एक केस में आप रस्सी को बांध कर खींच रहे हैं और दूसरे केस में आप उसको धकेल रहे हैं। सो दैट इज द केस ऑफ पुशिंग व्हाइल दिस इज द केस ऑफ पुलिंग। नाउ यू पीपल कैन सी वन थिंग। एक बात आप देखेंगे बच्चों कि दोनों के न्यूमरेटर को तुलना कीजिए बच्चों। बिल्कुल आराम से मैं खड़ा हो जाता हूं यहां बीच में, और आप दोनों तरफ देखिए बच्चों, म्यू एम जी यहां पर भी है, म्यू एम जी यहां पर भी है, दोनों तरफ है भैया। और इधर कितना है, कॉस थीटा, इधर भी है कॉस थीटा, है अच्छी बात। इधर म्यू साइन थीटा, इधर भी म्यू साइन थीटा है बच्चों। लेकिन यहाँ म्यू साइन थीटा में प्लस लग रहा है, जबकि यहाँ म्यू साइन थीटा में माइनस। सो अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ अगर देखा जाए तो जहाँ तक दोनों के न्यूमरेटर का सवाल है वो बिल्कुल सेम है, और दोनों के न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है बच्चों। दोनों के न्यूमरेटर म्यू एम जी ही है, लेकिन डिनोमिनेटर का जहाँ तक सवाल है बच्चों, तो इधर है कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इधर है बच्चों कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सो यहाँ पर बच्चों देखा जाए तो यहाँ पर लार्ज डिनोमिनेटर है, यहाँ जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो बड़ा है, और यहाँ जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो छोटा है। Here the denominator is large, here the denominator is small, and मैथमेटिकल फैक्ट है बच्चों कि बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आउटकम छोटा आएगा, और छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आउटकम बड़ा आएगा। भाई आप कोई भी नंबर को अगर बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आउटकम छोटा आता है, और छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आउटकम बड़ा आता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा होने के कारण यहाँ जो मिनिमम फोर्स आ रहा है बच्चों इस केस में वो रिलेटिवली लेस आएगा, और इस केस में जो मिनिमम फोर्स आएगा बच्चों इन दिस सिचुएशन व्हाट मिनिमम फोर्स वी ऑब्जर्व वुड बी लार्ज। तो यहां जो मिनिमम फोर्स है बच्चों वो लार्ज है, और जबकि वहां जो मिनिमम फोर्स है बच्चों वो स्मॉल है। वहां मिनिमम फोर्स देख लीजिए आप, स्मॉल है। म्यू एम जी दोनों में, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ बच्चों डिनोमिनेटर बड़ा है और यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, और बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो आउटकम छोटा आया, और छोटी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो बड़ा आया। तो इस कारण से हम लोग बोलते हैं बच्चों कि पुलिंग के केस में जो हमको एफर्ट्स लगाना पड़ते हैं वो कम लगाना पड़ते हैं, जबकि पुशिंग के केस में जो एफर्ट्स लगाना पड़ते हैं वो ज़्यादा लगाना पड़ते हैं। पुलिंग के केस में एफर्ट्स हमको बच्चों कम लगाना पड़ते हैं, और पुशिंग के केस में हमें जो एफर्ट्स है बच्चों वो ज़्यादा लगाना पड़ते हैं। और इसको दूसरी भाषा में कहते हैं बच्चों पुलिंग इज ईजियर दैन पुशिंग। खींचना धकेलने से सरल है, खींचना धकेलने से सरल है बच्चों। हेयर इट इज पुलिंग, हेयर इट इज पुशिंग, एंड यू पीपल विल फाइंड दैट पुलिंग इज ईजियर दैन पुशिंग। पुलिंग बच्चों पुशिंग से सरल होती है, आसान होती है, सुलभ होती है, बहुत ज़्यादा आसान होती है। तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों कि पुलिंग इज ईजियर दैन पुशिंग। देख सकते हैं आप लोग बच्चों, यहाँ पर पुलिंग कर रहे थे, यहाँ पर पुशिंग करते हैं। पुलिंग में फोर्स कम लगा, पुशिंग में फोर्स बच्चों ज़्यादा लगा। ये बड़ा कॉमन सा फैक्ट है बच्चों, और ये बहुतों बार जो है स्कूल लेवल पे भी पूछा जाता है। इसको कहने का दूसरा तरीका लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि साहब यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन आता है, अगर आप इस केस में नॉर्मल रिएक्शन देखें तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आया था बच्चों वो किसके बराबर आया था, दैट वाज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अगर आपको ध्यान हो बच्चों इस केस में डायग्राम आपने बनाया थोड़ी देर पहले, ये मैंने मिटा रहा बच्चों, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर यह आया था, जबकि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जो है बच्चों वो कितना था, एम जी प्लस एफ साइन थीटा।
और हम एक बात जानते हैं बच्चों, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। सो लार्जर द नॉर्मल रिएक्शन, लार्जर वुड बी द अपोजिशन, लार्जर वुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स। सो naturally here larger efforts would be required. Here the normal reaction is bit less, so we can say that it is less normal reaction, less opposition, less frictional force, efforts required would also be less. तो ये भी एक कारण हो सकता है बच्चों जिस के आधार पर भी एक्सप्लेन जनरली किया जाता है। तो ये हमने पुलिंग और पुशिंग का कंपैरिजन पढ़ा बच्चों। लगे हाथों हम एक्चुअली हमने जो भी अभी कुछ किया बच्चों उसमें हमने मिनिमम फोर्स, मिनिमम मास, ऐसे ही कुछ काम करें। तो इसी पर बेस बच्चों मैं एक और आपको बात बताता हूँ छोटी सी। देखिए, मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर मैंने किसी बॉडी को रखा, क्या ये बॉडी अपने आप मूव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। अब अगर बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस को मैं धीरे धीरे इंक्लाइन करते जाता हूँ। गौर कीजिएगा, ये सरफेस अभी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखी है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको इंक्लाइन करते जाऊँगा बच्चों, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर बॉडी मूव कर जाएगी। फिर से बता देता हूँ, ये भैया मैंने सरफेस पे बॉडी को रखा, अपने आप मूव कर रही है, अपने आप ही कर गई भैया, ये तो सर्कुलर थी इसलिए। अभी देखिए ये क्या, ये अपने आप मूव कर, सब अपने आप करे जा रही है। बड़ा अर्थ से, जमीन से इनको बड़ा प्यार हो रहा बच्चों। अब नहीं मूव करने दूंगा मैं इसको। अब देखिए, अभी मूव कर रही है, नहीं कर रही, कर रही है, नहीं कर रही। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, जैसे जैसे सरफेस को इंक्लाइन करते जाऊंगा वैसे वैसे एक समय ऐसा आएगा जब ये बॉडी अपने आप मूव करेगी, अपने आप बिगिन करना शुरू कर देगी बच्चों। और वो जो सिचुएशन होगी जिस समय जो बॉडी है बच्चों वो अपने आप मूव करना शुरू कर देती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। ये सरफेस है, अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, इस पर मैं किसी इंक्लाइंड सरफेस को, इस पर बच्चों में किसी इंक्लाइंड सरफेस को हॉरिजॉन्टल के साथ में रखा। ऑब्वियसली मैं किसी इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ में बच्चों मिनिमम कितना एंगल रखूं कि उस पर रखी हुई बॉडी अपने आप मोशन करना शुरू कर दे। भाई देखिए, अगर आपने इसको रखा तो अपने आप तो ये मूव नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको डिस्प्लेस करते जाऊंगा या इंक्लाइन करते जाऊंगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर जस्ट आके इट विल बिगिन टू मूव। तो वो जो सिचुएशन है बच्चों हमको वो देखनी है कि किसी भी इंक्लाइंड सरफेस का बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ में मिनिमम कितना एंगल बने, किसी भी इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ में मिनिमम कितना एंगल बने कि ये अपने आप मूव करना शुरू कर दे। इस सिचुएशन को बच्चों हम बोला करते हैं क्या, इस एंगल को हम बोला करते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिपोज। इसे हम क्या बोला करते हैं बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि विराम कोण। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। द मिनिमम इंक्लिनेशन ऑफ एन इंक्लाइंड सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल, किसी भी इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ में मिनिमम कितना एंगल बने बच्चों कि उस पर रखी हुई बॉडी अपने आप मोशन करना शुरू कर दे। किसी भी इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ मिनिमम कितना एंगल बने बच्चों कि उस पर रखी हुई बॉडी अपने आप मोशन करना शुरू कर दे, उस एंगल को हम बोला करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब अगर देखिए, ये वो एंगल है जिसके बाद बॉडी अपने आप मोशन करेगी, मतलब उससे कम रखेंगे तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, और उससे ज़्यादा रखेंगे तो बॉडी मूव करेगी। भाई अभी बॉडी रेस्ट में है, और एक पर्टिकुलर एंगल पे हाँ अभी मोशन इसने शुरू कर दिया। तो वो पर्टिकुलर मिनिमम एंगल बच्चों जब बॉडी उस पर मोशन करना शुरू कर देती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उससे कम एंगल रहेगा तो बॉडी विल नॉट मूव, उससे ज़्यादा रहेगा तो ही बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज बॉडी मूव नहीं करेगी। तो ये जो एंगल होता है बच्चों, इस एंगल को हम बोला करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और इसके लिए क्या कंडीशन लगेगी, चलिए हम डिराइव करते हैं बच्चों। यहाँ पर यदि मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो एक बात आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो फोर्स रहेगा बच्चों दैट वुड बी mg cos थीटा। हेयर इट इज नॉर्मल रिएक्शन, हेयर इट इज mg sin थीटा, ये mg sin थीटा के बराबर होगी। और बच्चों अगर बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो भैया ऊपर लगेगा। तो भैया ये mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और ये mg sin थीटा। होप यू हैव गॉट दिस। ऐसे ही कुछ रहेगा। सिंस बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड सो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड। अब बच्चों अब ये जब बॉडी चलेगी तो ये चलेगी अलोंग द सरफेस, इट विल मूव अलोंग द सरफेस। कैसे चलेगी बच्चों, ये चलेगी अलोंग द सरफेस। तो
अब अगर ये अलोंग द सरफेस चल रही है बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो फोर्स होगा बच्चों, दैट वुड बी इक्वल टू 0. सो व्हाट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो n बराबर आ गया बच्चों इतना, और यहां से बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन विल गिव अस, एक सेकेंड, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये लीजिए साहब, म्यू एम जी कॉस थीटा। ये तो आपके पास में फ्रिक्शनल फोर्स आ गया भैया, अभी फ्रिक्शनल फोर्स आ गया आपके पास में। नाउ टू मूव दिस बॉडी, दिस डाउनवर्ड फोर्स, टू मूव दिस बॉडी बच्चों, दिस डाउनवर्ड फोर्स शुड एक्सीड दैट अपवर्ड फोर्स। अगर आपको बॉडी को मूव कराने का है बाबा, तो ये वाला फोर्स, इस वाले फोर्स तो बड़ा होना चाहिए भाई, होना चाहिए भाई। अगर आपको बॉडी को मूव कराना है तो ये फोर्स इस फोर्स से बड़ा होगा। मानते हैं इस बात को? तो आप भी मानना भी पड़ना चाहिए। तो ये बच्चों, ये एम जी साइन थीटा की वैल्यू इससे, क्योंकि अगर बॉडी को मूव कराना तो डाउनवर्ड फोर्स बच्चों अपवर्ड फोर्स से बड़ा होगा। सो एम जी साइन थीटा की वैल्यू एफ से बड़ी होगी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये एम जी साइन थीटा, और जहाँ तक फ्रिक्शनल फोर्स की बात है बच्चों, दैट यू कैन सी इज म्यू एम जी कॉस थीटा। ये बच्चों किसके बराबर आएगा? ये आएगा किसके बराबर बच्चों? अगर आपको सिस्टम को मूव कराना है तो ये वाला जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स से बड़ा होना चाहिए। मतलब एम जी साइन थीटा की वैल्यू बच्चों म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर या उससे बड़ी होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। अभी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एम जी से एम जी क्या हो गया? कैंसल। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया बच्चों। अब ये साइन थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो म्यू कॉस थीटा के बराबर या उससे बड़ी। अच्छा, अब एक काम करें, आप दोनों साइड बच्चों कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा। आप दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए बच्चों, तो ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू। सॉल्विंग दिस गिव्स अस बच्चों टेन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर या उससे बड़ी होगी। टेन थीटा की वैल्यू जो होगी बच्चों, दैट यू विल फाइंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू। टेन थीटा की वैल्यू बच्चों म्यू के बराबर या उससे बड़ी होगी। मतलब यूं कह सकता हूं बच्चों की जो टेन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी, टेन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों, वो म्यू के बराबर होगी। मतलब यूं कह सकता हूं बच्चों की जो थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी, दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू बच्चों टेन इनवर्स म्यू। थीटा की जो मिनिमम वैल्यू आएगी बच्चों, वो किसके बराबर आएगी? टेन इनवर्स म्यू के बराबर आएगी। होप आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों। तो ये हमारे पास में क्या है, थीटा की मिनिमम वैल्यू, ये थीटा की मिनिमम वैल्यू आ गई है बच्चों। मतलब अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ मिनिमम इतना एंगल हो, अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस का बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ में मिनिमम इतना एंगल हो, तो वो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। और इससे कम रहा, इफ द इंक्लाइंड सरफेस इज मेकिंग एंगल इवन लेस देन दिस, even less than this, body will not move। बॉडी अपने आप मूव नहीं करेगी बच्चों। अगर ये एंगल है या इससे ज़्यादा एंगल है तो वो अपने आप चलना शुरू कर देगी, क्योंकि एंगल बढ़ाते जाएंगे तो वो तो चलेगी। और अगर इससे कम एंगल है तो बच्चों फिर वो नहीं चलेगी। तो ये जो सिचुएशन होती है बच्चों, इससे हम बोला करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि सॉरी क्या बोलते हैं इसे बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज। तो बड़ा सिंपल सा था बच्चों। नीचे चूंकि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग चलेगी, उसके परपेंडिकुलर नहीं, इसलिए एन को निकाला, उससे एफ निकाला, उससे आपने सॉल्व करके ये निकाला। अब एक बात सर्टन है बच्चों, यहाँ जो एक्चुअली ये जो म्यू है, ये तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो म्यू होगा बच्चों वो लिमिटिंग वाला होगा, क्योंकि इस केस में पर्टिकुलरली अगर मिनिमम फोर्स निकालना है बच्चों, तो दिस शुड बी लिमिटिंग, और लिमिटिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों म्यू एस होता है, इसलिए ये तो सिंपली म्यू एस ही होगा बच्चों। हम कुछ भी कह लें, दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू म्यू एस। यहाँ जो म्यू होगा वो कौन सा वाला म्यू होगा? लिमिटिंग वाला। क्यों लिमिटिंग वाला? क्योंकि जब आपको मिनिमम की सिचुएशन निकालनी, जब आपको न्यूनतम की स्थिति निकालनी है बच्चों, तो उस समय आपको जो फोर्स चाहिए होता है वो लिमिटिंग वाला चाहिए होता है। लिमिटिंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू म्यू एस, लिमिटिंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू म्यू एस। सो ये मैं बोल सकता हूं बच्चों कि दिस शुड बी इक्वल टू म्यू एस, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू एस, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू एस। पिक्चर क्लियर हुई होगी बच्चों आपको। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जो म्यू है वो म्यू एस के बराबर होगा। तो ये बच्चों मेरे पास में क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
सॉरी बार बार गलती कर रहा हूँ, एंगल ऑफ रिपोज आया बच्चों। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज को बच्चों हम एक काम करते हैं, हम एंगल ऑफ रिपोज को थीटा 0 से रिप्रेजेंट कर लिया करेंगे। हम एंगल ऑफ रिपोज को थीटा 0 से रिप्रेजेंट कर लेंगे बच्चों। तो ये लीजिए, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ गई बच्चों। एक्चुअली में देखिए, ये अलग अलग टीचर्स का अलग अलग अपना एजम्पशन रहता है। कुछ लोग, हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लेमडा से रिप्रेजेंट किया था, आपको ध्यान हो। कुछ लोग एंगल ऑफ रिपोज को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को वो थीटा या थीटा नॉट इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तो अलग अलग लोगों का अपना अपना व्यक्त करने का तरीका है भैया। देखिए, ये कहना कि इसको लेमडा से ही करेंगे या इससे नहीं करेंगे, ये बेवकूफ़ी होगी। हम जरूरी नहीं है कि हम भैया जैसा डिनोट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में भी वैसा ही डिनोशन होता हो, तो ये कहना मूर्खता है। ऑफ कोर्स हम इंडिया में रहते हैं तो हम तो इंडिया के हिसाब से बात करना चाहेंगे, बट आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लेमडा से रिप्रेजेंट कर लीजिए, थीटा से रिप्रेजेंट कर लीजिए, थीटा नॉट से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और ज़्यादा बेहतर जो आपको मानना वो मान लीजिए, और वहाँ मानने के बाद में वहाँ लिख दीजिए वेयर दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, चैप्टर क्लोज। नो टीचर कैन ऑब्जेक्ट कि भैया इसका मतलब क्या है, मुझे क्या पता क्या है। आपने लिख दिया वहां पर साहब, आपने बोला कि मैंने थीटा नॉट लिखा है और थीटा नॉट बराबर लिख दिया एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अपने आप सामने वाले को समझना पड़ेगा, और वो नहीं समझता तो उसकी मूर्खता है, काम की बात है बच्चों। एनीवेज, सो अब ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस समय केवल आपने जब अभी थोड़ी देर पहले बच्चों पिछले लेक्चर में जब लेमडा निकाला था, तो लेमडा की वैल्यू या 10 लेमडा की वैल्यू आपको ध्यान हो बच्चों, वो भी म्यू के बराबर आई थी। 10 लेमडा की वैल्यू म्यू के बराबर आई थी, लेकिन वहां जो म्यू था बच्चों, वो काइनेटिक वाला भी हो सकता था और स्टैटिक वाला भी हो सकता था। मैंने आपको बताया था बच्चों, हेयर म्यू कैन बी बिलोंगिंग टू स्टैटिक और टू काइनेटिक, नॉट एग्जैक्टली स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक के टाइम तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हम घसीट घसीट के देख चुके हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, तो वो एक बात हो गई अलग। लेकिन यहाँ पे जनरली यहाँ पे म्यू के वाला होता है या फिर लिमिटिंग वाला होता है, लेकिन यहाँ तो श्योरली 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 कौन सा होगा, स्टैटिक वाला ही होगा, क्योंकि मिनिमम के लिए लिमिटिंग, लिमिटिंग के लिए म्यू एस, तो अवश्यम भावी रूप से बच्चों यहाँ तो ये म्यू एस ही होगा, जबकि यहाँ बच्चों ये म्यू के भी हो सकता था, म्यू एस भी हो सकता था। अगर बॉडी मूविंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स और म्यू के हो जाएगा, अगर बॉडी लिमिटिंग केस में है तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और म्यू एस हो जाएगा। तो ये एक बात है बच्चों, आपको ये कंठस्थ रखनी है। अब इसी पर बेस्ड बच्चों में एक और बात बताता हूँ, हमने यहाँ ये जो अभी फार्मूले बच्चों ये डिराइव करे पुलिंग के और पुशिंग के, मैं इनको किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके लिए बच्चों मैंने ये जो आपको समझाने के लिए बताया था इसे मैंने मिटा दिया है, और इससे भी मुझे ऐसा का ऐसा ही मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ भी आप जानते हैं बच्चों, जो म्यू होता है वो कौन सा होता है, लिमिटिंग वाला होता है। यहाँ जो म्यू होता है बच्चों वो कौन सा होता है, वो लिमिटिंग वाला होता है। दिस इज ऑफ लिमिटिंग एंड दैट वन इज आल्सो ऑफ लिमिटिंग। अच्छा, न्यूमरेटर में भी म्यू है तो वो लिमिटिंग वाला होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर भी ये, क्योंकि भाई आपको मिनिमम के लिए लिमिटिंग, लिमिटिंग के लिए म्यू एस, चैप्टर क्लोज। अब देखिए बच्चों यहाँ पर, अब मैं यहाँ कुछ करने जा रहा हूँ, उसको जरा समझिएगा। अब म्यू एस की वैल्यू कितनी बच्चों, म्यू एस की वैल्यू यू हैव फाउंड इज इक्वल टू 10 थीटा मिनिमम, वेयर थीटा मिनिमम इज द मिनिमम इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, सो दैट एनी ऑब्जेक्ट केप्ट ओवर इट कैन मूव एट इट्स ओन कॉस्ट। सो बच्चों दैट वुड बी इक्वल्स टू, मैं ये तो चलिए एम जी है, और इस म्यू एस को बच्चों मैं 10 थीटा नॉट लिख सकता हूँ, या तो मैं थीटा मिनिमम लिख दूँ या थीटा नॉट लिख दूँ, वेयर आई एम सेइंग दैट दिस एंगल थीटा नॉट इज द एंगल ऑफ रिपोज, थीटा नॉट इज एंगल ऑफ रिपोज। अब जो काम मैंने न्यूमरेटर में करा बच्चों, वही काम मैं डिनोमिनेटर में भी करता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने इसको 10 थीटा नॉट लिख दिया, इसको बच्चों मैंने साइन थीटा एज इट इज लिख दिया। अभी क्या देखते हैं बच्चों, ये देखिए, दिस इज एम जी, और 10 थीटा नॉट की वैल्यू बच्चों होगी साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट। भाई 10 थीटा नॉट की वैल्यू होगी बच्चों साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट, और ये डिनोमिनेटर में बच्चों दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा नॉट ओवर कॉस थीटा नॉट इंटू साइन थीटा। ये लीजिए बच्चों, ये कुछ आ गया आपके पास भाई, एम जी साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट, और ये 10 थीटा को आपने साइन अपॉन कॉस लिख दिया। अभी इस कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस इज बच्चों एम जी साइन थीटा नॉट, एम जी साइन थीटा नॉट, और अपॉन में बच्चों कॉस थीटा नॉट। अच्छा, अब एलसीएम लीजिए बच्चों, जब आप एलसीएम लेंगे तो इस कॉस थीटा नॉट का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉस थीटा नॉट का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये देखिए कॉस थीटा नॉट प्लस साइन थीटा नॉट साइन थीटा, और पूरे के डिनोमिनेटर में बच्चों, पूरे के डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा बच्चों,
कॉस थीटा नॉट। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा काम ये करा है भैया कि कॉस थीटा नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस थीटा नॉट का यहाँ मल्टीप्लाई करा, एलसीएम लिया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा नॉट प्लस साइन थीटा नॉट इंटू साइन थीटा और होल अपॉन कॉस थीटा नॉट आ जाएगा। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये कॉस थीटा नॉट से कॉस थीटा नॉट क्या हो गया बच्चों, कैंसल, ये कैंसल हो गया और इस तरीके से बच्चों ये क्या आ गया, दिस इज एम जी साइन थीटा नॉट और अपॉन में क्या बच्चों, अपॉन में है कॉस थीटा नॉट प्लस साइन थीटा नॉट साइन थीटा। होप आपको बात खोपड़ी में आ गई है। बड़ा सिंपल सा काम है बच्चों, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में कॉस थीटा नॉट दोनों के डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसल हो जाएगा। अब एक काम करता हूं बच्चों, मैं ये जो बीच में मैंने लिखा मैं इससे मिटाने जा रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब आपको बताऊं बच्चों, मैथमेटिकली हमने एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग पढ़ते हैं। क्या आइडेंटिटी बच्चों, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जो होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। यू मस्ट बी नोइंग बच्चों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जो होता है दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो उस आधार पर बच्चों ये जो मिनिमम फोर्स आएगा, ये जो मिनिमम फोर्स आएगा दैट यू कैन सी इज इक्वल टू कितना बच्चों, दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा नॉट और अपॉन में क्या बच्चों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वुड बी इक्वल टू बच्चों कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर आप थीटा को a मान लें बच्चों और थीटा नॉट को आप अगर b मान लें तो ये हो गया बच्चों कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b हो जाएगा। तो बच्चों ये कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b हो जाएगा कॉस ऑफ a माइनस b, ये कुछ हो गया। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी। किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए बच्चों मिनिमम से मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, ये वो आ गया। इसी तरीके से यदि मैं पुशिंग वाला केस लेता हूं बच्चों, तो पुशिंग वाले केस को भी मैं कुछ इसी तरह से लिखूं, ये तो लीजिए mg हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा नॉट और अपॉन में बच्चों कॉस थीटा माइनस टेन थीटा नॉट इनटू में बच्चों साइन थीटा, इनटू में साइन थीटा आ जाएगा। और अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फिर वही बात होगी, टेन थीटा नॉट को कॉस साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, चलिए हम लिख देते हैं। सो दिस इज बच्चों एम जी और ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट और यहाँ बच्चों ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट, ये कुछ आया और ये साथ में क्या बच्चों साइन थीटा। अभी आप फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा नॉट का मल्टीप्लाई कर देने का है और ये बच्चों कितना आएगा एम जी और साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट और यहाँ पर इस कॉस थीटा नॉट का यहाँ मल्टीप्लाई करा बच्चों, देन दिस बिकम्स कॉस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा नॉट और अपॉन में क्या है बच्चों, इसके अपॉन में है कॉस थीटा नॉट, इसके अपॉन में है कॉस थीटा नॉट। वही काम कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर किया था, बस अंतर ये कि वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। अभी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे और जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा जरा गौर कीजिए। अभी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। मेरे मेडिकल के भाई बहन बच्चों जिनको ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नहीं पता हो वो इसे याद रखें, जरूरी से याद रखें बच्चों। और अगर मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दूंगा तो बच्चों यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ये भी आपको स्मरण रखना है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। तो ये क्या होगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जरा गौर कीजिए, दिस इज एम जी साइन थीटा नॉट और अपॉन में क्या बच्चों कॉस ए प्लस बी, cos a plus b. So this is the minimum force required at the time of pushing. मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। अब पुशिंग के टाइम पर जो मिनिमम फोर्स आएगा वो किसके बराबर आएगा बच्चों, एम जी साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट। So this is the minimum force required at the time of pushing. पुशिंग के टाइम पर मिनिमम फोर्स ये होगा और पुलिंग के टाइम पर बच्चों ये होगा।
अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले पुलिंग और पुशिंग के मिनिमम फोर्स के फार्मूले, तो हम लोग डिराइव किए थे बच्चों। ये आंसर अपने आप में करेक्ट ही थे, ऐसी कोई बात नहीं। बट कई बार होता है बच्चों की आंसर जो है वो म्यू के टर्म्स में ना देते हुए वो एंगल ऑफ रिपोज की टर्म्स में दे देते हैं, इसीलिए मैंने उसकी टर्म्स में भी डिराइव कर दिए। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों, कंपेयर कीजिए, दोनों का न्यूमरेटर mg sin थीटा नॉट है, इधर cos थीटा माइनस थीटा नॉट है बच्चों, और इधर cos थीटा प्लस थीटा नॉट है। तो न्यूमरेटर दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो बड़ा है और यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है। भाई कैसे? आप बोलोगे सर यहाँ तो छोटा है, देखिए थीटा माइनस थीटा नॉट की वैल्यू छोटी है और थीटा प्लस थीटा नॉट, सर यहाँ तो उल्टा हो गया सर, वहाँ कुछ और था यहाँ कुछ और है। बिल्कुल नहीं बच्चों, अगर आपके जहन में कुछ ऐसा आ रहा है, जस्ट यही बात समझाने के लिए, एक्चुअली मैंने एक मैथमेटिक्स का फंडा समझाने के लिए बच्चों यूं कहूं कि मैंने म्यू के टर्म्स में और आपको करके बता दिया। यहाँ और न्यूमरेटर दोनों के सेम है। आपको ऐसा लगेगा कि यार इधर डिनोमिनेटर छोटा है इधर डिनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन एक्चुअली बच्चों कॉस थीटा के साथ में एक प्रॉब्लम है कि थीटा जितना छोटा होता है कॉस थीटा की वैल्यू उतनी बड़ी होती है। थीटा अगर छोटा होगा तो कॉस थीटा बड़ा होगा और थीटा बड़ा होगा तो कॉस थीटा छोटा होगा। जैसे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कॉस 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1/√2 और कॉस 90 की वैल्यू बच्चों 0। और भी ले सकते हैं, मैंने तो जस्ट उदाहरण लिए। इसके अलावा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वगैरह वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों, कॉस की वैल्यू कम थी तो वैल्यू बड़ी आई। 0 पे कॉस की वैल्यू 1 है और 90 पे 0 है, मतलब थीटा आपने 0 से 45 किया वैल्यू कम हो गई, 45 से 90 किया वैल्यू और कम हो गई। थीटा की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा कॉस थीटा इज इंक्रीज्ड। थीटा को बच्चों बढ़ाओगे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी और सॉरी डिक्रीज होगी। थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ थीटा स्मॉलर है, यहाँ थीटा स्मॉलर होने के कारण ये जो है बच्चों ये स्मॉलर है, तो यहाँ वैल्यू जो आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो जाएगा। अगर थीटा कम है तो ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू ज़्यादा हो गई। कम थीटा का कॉस बड़ा, तो बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आउटकम छोटा आएगा। इसीलिए बच्चों इस केस में जो फोर्स रहता है वो कम रहता है और इस केस में जो फोर्स रहता है बच्चों वो ज़्यादा रहता है। मेरी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ये रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर देखिए थीटा कम है तो कॉस थीटा बड़ा है, कॉस थीटा बड़ा है मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है और बड़े से डिवाइड करने पर आउटकम छोटा आता है। और अगर बच्चों मैं छोटे से डिवाइड करूँगा तो आउटकम बड़ा आएगा। तो इसी कारण से बच्चों यहाँ फोर्स ज़्यादा लगता है और यहाँ पर कम लगता है। कुल मिलाकर मैं समरी ये बोल सकता हूँ बच्चों की जो पुलिंग है वो पुशिंग से आसान होती है। अभी इस पूरे लेक्चर के दौरान बच्चों हम लोगों ने भी ऐसी प्रॉब्लम्स करी जिसमें हमने किसी बॉडी को मूव कराने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगेगा उस पर काम किया। अभी फ्रिक्शन के ऊपर बच्चों बहुत से न्यूमेरिकल्स करना बाकी हैं, पर जो भी कुछ किया एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिए।